हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कुंडली विश्लेषण के अंदर। देखिए, जो एक मेजर कंसर्न क्वेश्चन है वो ये था कि माणिक्य धारण करने को लेकर, और दूसरी चीज़ है कि दशाओं को हम किस तरीके से देख रहे हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले 9 नंबर से लगन दिखाई देता है, जो टाइमिंग्स दी गई हैं उसके अंदर, क्योंकि लगन की डिग्री जो है वो तकरीबन तकरीबन 9 से 10 डिग्री के आसपास है, जिसके स्वामी होते हैं केतुदेव। और इस कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे जन्म के समय के उससे, तो यहाँ पे राहु बैठे हैं, केतुदेव आपको मिलेंगे छठे भाव के अंदर। इसलिए कहीं ना कहीं एक संघर्ष नेचुरली नजर आता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर महादशा राहुदेव की चल रही है। अब जो महादशा का स्वामी है वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? पहली चीज, 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं परेशानियों को, मानसिक कष्टों को दर्शाता है, बेवजह की खर्चों को दर्शाता है, क्योंकि हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स है। एक चीज हुई। दूसरी बात है कि राहु अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं मंगल के तत्व को, क्योंकि राशि जो है वो मंगल की है और मंगल के साथ में ही बैठे हुए हैं। पहली कंडीशन। इसकी वजह से कहीं ना कहीं राहु खुद पीड़ित से माने जाएंगे। एक चीज। दूसरा, शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी वो भी राहु के ऊपर है। इस स्थिति में राहु, शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हैं। ठीक है, इस कारण से ये जो महादशा है, अगर इसको कहा जाए तो महादशा को हम लगन से 12वें के होने की वजह से पहले ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस की बात होती है, बेवजह के खर्चों की बात होती है, मानसिक कष्टों की बात होती है। अब राहु की जो मौजूदगी थी वो मौजूदगी है 8 नंबर की राशि और नक्षत्र है शनि का, अनुराधा। इस हिसाब से अगर देखें तो राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ पे मंगल राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी शनि के बीच में जो संबंध है वो संबंध है 4 और 10 का संबंध। ये बताता है कि इसकी महादशा में कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेगी। ये महादशा का एक फैक्ट कंडीशंस समझ में आती हैं, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका संबंध उस राशि के स्वामी के साथ 4-10 का संबंध है। एक चीज तो ये तो हुई महादशा। अब महादशा का दूसरा रूप सूर्य से देख लीजिए। तो सूर्य से राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठे हैं, लेकिन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे फैक्टर ये काउंट हो रहा है कि सूर्य से तो उनकी कोई मित्रता है नहीं, पहली कंडीशन, तो आत्मा में बेचैनी रहेगी। एक बात। दूसरी चीज, राहु, मंगल और शनि दो क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, प्रभावित है, और उसका सेकंड हाउस किससे? सूर्य से सेकंड हाउस में प्रभावित करना। इसका मतलब है या तो फैमिली के अंदर के मेंबर्स को लेकर परेशान होंगे या अपनी सेविंग्स को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि महादशा देख रहे हैं तो इसलिए सूर्य को भी एक फैक्टर मान के देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे इंगित करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सूर्य से राहु लगन कुंडली में कहाँ पे जा रहे हैं? सूर्य से सेकंड है लगन कुंडली में, सूर्य कह रहे हैं 11th और राहु कह रहा है 12th। तो कहीं ना कहीं कोशिश बाहर से, अपनी जगह से दूर हटकर कुछ धन बनाने के प्रयासों में होनी चाहिए। ये मोटा मोटा तो महादशा दिखाती थी। अब बात करें अंतरदशा। अंतरदशा आपके ऊपर बुध देव की चल रही है। बुध की अंतरदशा को लेने की कोशिश करें तो चंद्रमा से, चंद्रमा के ही राशि के स्वामी है बुधदेव, और दूसरा 10th हाउस के बनेंगे चंद्रमा से। ठीक, तो अंतरदशा को जब रीड करने की कोशिश करेंगे हम, तो अंतरदशा इस बात को दर्शाती है कि जीवन में एक स्टेटस। ठीक, दूसरा कहीं ना कहीं आपका 10th हाउस मतलब व्यापार, बिजनेस या अपनी सर्विस, इन चीज़ों को स्टेटस के द्वारा देने की कोशिश बुध ने करनी थी। तो कहीं ना कहीं जो बुध की मौजूदगी है लाभ भाव में, अर्निंग्स के भाव में, उसने उठकर आपको अपने जीवन के अंदर एक नौकरी प्रदान कर दी। तो यहाँ तक बुध अपने रोल को निभाते हुए नजर आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की प्रॉब्लम होना और मेंटल टेंशन होना ये महादशा का एक प्रभाव है, क्योंकि वो हटाना चाहती है, वो बार बार आपको परेशान करती रहेगी ताकि बेहतरी की तरफ आप आगे बढ़ सको। एक। अब देखिए, इसके बाद है शुक्र का प्रत्यंतर। शुक्र के प्रत्यंतर को यदि इसमें लगा के देखा जाए तो लगन से शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि सर्विस को भी दिखाते हैं और बीमारियों को भी दिखाते हैं। ठीक है,
साथ ही साथ आपका शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं कहाँ पर, लाभ भाव में। लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा पूर्ण रूप से दिखाएंगे और कुछ हद तक लाभ भी दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए इस दशा के अंदर आपको लाभ होता हुआ भी नजर आता है। परेशानी क्या होगी इसको समझ लीजिए। अगर इसको देखें, हम कहीं पे भी सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस हमारे लिए 6th हाउस का फैक्टर है। 6th हाउस से शुक्र को अगर आप देखोगे तो वो 6-8 का संबंध कर रहे हैं। इसीलिए ये जो शुक्र की प्रत्यंतर प्रभाव है वो काम के अंदर उस तरीके से एक हैप्पीनेस नहीं देने देगा जितना कि होना चाहिए। इवन दो शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुक्र की दूसरी राशि के ऊपर भी उनका एक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, लेकिन चीज़ वही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर राशि से षडाष्टक संबंध है तो जॉब के अंदर कुछ परेशानियां भी कही जा सकती हैं। तो ये तो हुई पहली कंडीशन जो हम इस दशा को देख रहे हैं। दूसरा, सूर्य यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सूर्य भाग्य के स्वामी होके बैठे हैं, नीच राशिस्थ तो हैं लेकिन नीच भंग राजयोग के अंदर विद्यमान है। दूसरी तरफ पे सूर्य के साथ संबंध है बुध का, जो कि बुधादित्य योग बनाते हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर 10th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड के बीच की युति भी मानी जाएगी। दूसरा, चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 1st हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड, साथ ही साथ 9th हाउस लॉर्ड की युति भी मानी जाएगी। सूर्य को देखें तो सूर्य जो है वो चंद्र कुंडली से 12th हाउस लॉर्ड है जो नीच राशिस्थ हो रहे हैं। तो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, नीच भंग होने में फायदा होता है। अब यहाँ पर जो आपका एक पहला प्रश्न वो था सूर्य के रतन को लेकर। देखिए, इस समय शुक्र की दशा का प्रभाव है और सूर्य की दशा फरवरी और मार्च के बीच में आपके ऊपर वैसे भी चलने वाली है, एक चीज़। दूसरी कंडीशन, क्योंकि मेजर फैक्टर महादशा कहाँ खींचना चाहती है वो इम्पॉर्टेंट है। आप रतन को तो धारण कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक कि वो महादशा आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ खींच के नहीं लेके जाती तब तक बेचैनी खत्म नहीं होने वाली, इसको मान के चलिएगा, एक चीज़। अब इसी प्रभाव को थोड़ा सा गोचर से समझ लीजिए। जो काले रंग से बनाया हुआ है वो बेसिकली गोचर है। यहाँ पे अगर हम देखें, चंद्र कुंडली से गोचर को यहाँ से समझाता हूँ और फिर लगन कुंडली से भी गोचर को समझा दूंगा। चंद्र कुंडली से गोचर को देखा जाए तो महादशा का स्वामी अष्टम में चल रहे हैं, ठीक है। अष्टम में चलेंगे तो मन के अंदर बहुत ही बेचैनियों को बना के चलेंगे। कब क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा कुछ ना कुछ ख्याल हमेशा मन के अंदर बना रहेगा, क्योंकि मन से ये अष्टम में चल रहे हैं महादशा के स्वामी। फिर बात करें बुध की, तो बुध की स्थिति जो है वो चंद्रमा से इस समय चौथे भाव में है, लेकिन चौथे भाव में भी बुध को थोड़ा सा हम ऐसा मानते हैं कि वो इम्बैलेंस बताने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए मरण कारक स्थान होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आप अपने जॉब के अंदर की चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हुए चल सकते हैं, इसमें अभी कोई दो राय नहीं है। तीसरा फैक्टर शुक्र का है, तो शुक्र गोचर में चंद्रमा से ठीक बैठे हैं, यानी कि अंतरदशा के स्वामी और प्रत्यंतर दशा के स्वामी ठीक ठाक से हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगन कुंडली से आके फिर देख लीजिए इन गोचरों के प्रभाव को, तो आपको समझ में आएगा। चंद्रमा सिर्फ एक राहु के फैक्टर से ही नहीं, लगन कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव के ऊपर भी है, एक चीज़, और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर भी है, दूसरी चीज़। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो दशा प्रभाव है वो सेकेंड हाउस होती है, फैमिली, सेविंग्स, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक दुख दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि शनि का दशा प्रभाव नहीं चल रहा, ध्यान रखिए, शनि के समय दशा प्रभाव नहीं चल रही, लेकिन गोचरी प्रभाव काम कर रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर है, जो ऐसा प्रभाव दिखाती है, पहली कंडीशन। दूसरा, राहु जो है वो बैठे हुए हैं 5th हाउस के अंदर। अगर राहु 5th हाउस में बैठे हैं तो उनका लगन के ऊपर दृष्टि प्रभाव जो है वो भी कहीं ना कहीं बेचैनी और जल्दबाजी दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव जब भी लगन के ऊपर दृष्टियों से बनता है तो बेचैनियाँ होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ यहाँ पर भी हो रही हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो है वो क्या, शुक्र की जो प्रत्यंतर दशा है ये खत्म होती है तो फिर आपके छठे भाव और 11th हाउस से इसका एक आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ फरवरी और मार्च के महीने में यदि सूर्य की प्रत्यंतर दशा बनती है तो ऐसे स्थिति में शनि का जो गोचर होगा वो 18 तारीख के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। गोचर में शनि अपने आप में मूव कर जाएंगे आपके लिए कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में, जिनकी दृष्टि रहने वाली है बाहर हटाने के लिए 9th हाउस के ऊपर, एक पॉजिटिव सिग्नल
दूसरी कंडीशन, लगन कुंडली से तीसरे में तीसरे का स्वामी आपको साहस और बल प्रदान करेंगे। ठीक है। चंद्र कुंडली में अगर स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे तो चंद्र कुंडली में जो आपका सर्विस का फैक्टर है उसका स्वामी अपने से 12वें चल रहे थे पिछले 2.5 सालों तक, अब वो आगे आ जाएंगे और चंद्रमा से उनकी जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगी 6th हाउस में। सर्विस भाव का स्वामी सर्विस भाव में, और 2.5 साल तक वो आपको तरक्की की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये जो सूर्य का प्रत्यंतर बनता है ये आपको बाहर हट के ग्रोथ देने की प्रयास करेगा। तो मोटी मोटी चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट करते हुए बोल रहा हूँ, तात्कालिक रूप से छोटे मोटे उपायों का कोई अर्थ या औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मेजरली जिंदगी जहाँ ले जाना चाह रही है उसको पकड़ना जरूरी है। महादशा ले जाना चाह रही है बाहर, राहु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फॉरेन फैक्टर्स को, विदेश के फैक्टर्स को, अचानक से होने वाली चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं वो आपको बाहर की तरफ मूवमेंट के लिए फोर्स करेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू पे मिलती हुई नजर आएंगी। क्यों मिलती हुई नजर आएंगी? क्योंकि चंद्र कुंडली से जो शनि का गोचर होने वाला है वो मन में एक कर्म के प्रति और ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता दिखाता है। ठीक है। राहु के जो एंजाइटी वाले फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स आपको तकरीबन अक्टूबर या सितंबर 2023 तक महसूस हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी दशा चल रही है। जिनकी दशाएं चल रही हैं उनका प्रभाव तो महसूस होता है। और 2024 तक आपके ऊपर बुध की अंतर्दशा काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पे शनि का आना 2024 तक के अंदर अंदर में आपको एक अच्छे प्लेसमेंट पोजीशंस की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि सूर्य के आगे की दशा भी चंद्रमा के पास जाएगी। चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं और दशम में बैठे हैं, जो कि फिर कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इसीलिए जिस तरीके से ये कुंडली काम कर रही है, मेरी पहली सलाह यही होगी, सूर्य को बल देना है ठीक है, लेकिन स्टोन्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं मानता हूँ मंत्र को यूज़ करके करिए। क्यों? क्योंकि देखिए नीच भंग में तो है, नीच वाला तो कोई फैक्टर प्रभाव उस पर नहीं आएगा, लेकिन जब हम सूर्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो आपको चुनौतियां दे सकता है। किन आधारों पे देता हुआ नजर आता है? चंद्रमा से 12वें का स्वामी है, चंद्रमा से 12वें का स्वामी है तो मन के अंदर भी, और सूर्य कारक होता है किसके लिए? 1st हाउस का। यहाँ पे तात्कालिक शत्रुताओं में देखा जाएगा सूर्य गुरु के साथ, तात्कालिक शत्रुता में देखा जाएगा शुक्र के साथ और बुध के साथ। तो यहाँ पे सूर्य को ज़्यादा बल देने से वो बाकियों की तात्कालिक शत्रुता के प्रभाव भी दिखाने में सक्षम है। जब कभी भी ग्रह एक या एक से ज़्यादा ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तब ऐसे स्थिति में किसी एक ग्रह को बल देने की कोशिश करने पर जो बाकी के दूसरे ग्रह वहाँ बैठे हैं उनके प्रभाव में भी चुनौतियाँ महसूस होती हैं। इसीलिए आपको कहीं पे ये सलाह दी गई थी कि सूर्य के रत्न को धारण करना चाहिए। मैंने इसलिए तब भी कहा था कि देखिए पहले टेस्ट करके देख लीजिए, पहनने से पहले पास में रख के सो के देख लीजिए कि कैसे सपने आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि शुक्र उसमें परेशान हो गया या बुध परेशान हो गया या गुरु परेशान हो गया, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। कारण क्या है? इस कुंडली में इस समय ये तात्कालिक शत्रुता के लिहाज से देखे जाएंगे। दूसरी चीज़ है, चंद्र कुंडली से यदि हम रत्न को देखने की कोशिश करते हैं तो ये 12वें का स्वामी है, ये बेचैनी बढ़ा के नींद उड़ाने की संभावनाएं भी दिखाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था रत्न को मैं बहुत जल्दी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे आपको आने वाली दशाएं बाहर हटाने की कोशिश करेंगी, शनि की दृष्टि नवम भाव के ऊपर रहेगी, ये भी आपको सपोर्ट करती हुई सी नजर आएगी। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार आपको और करना चाहिए। 2024 तक आपके पास पूरी की पूरी जो दशा है वो स्टेटस को लेकर बुध की ही दशा है, आप उसको बना पाएंगे। और ये जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं इन 2.5 सालों के अंदर, ये आपको नेचुरली साहस पराक्रम देते हुए नजर आएंगे। इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राहु के मूवमेंट से एक थोड़ा सा जल्दबाजी का नेचर आता है, एंग्जाइटी के नेचर आते हैं, उससे अपने आप को यहाँ बचाना चाहिए। जब ये पर्टिकुलर मूवमेंट्स 4th हाउस के अंदर होगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप बाहर जाके कहीं अपने आप को सेटल करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।